दोस्तों, आज मैं आपके रीट के सिलेबस का एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है कोयला तथा पेट्रोलियम। और रीट के अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनके अंदर ये टॉपिक है, उसके अंदर मैं जो कंटेंट आपको कराऊंगा वो निश्चित रूप से आपके काम आने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं कोयले की। कोयला है क्या? कोयला है कार्बन का अपर रूप। कोयले को क्या कहा जाता है? कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप या एलोट्रॉप, इस शब्द का अर्थ क्या है? अपर रूप या एलोट्रॉप होते हैं किसी एक तत्व के विभिन्न रूप, जिन रूपों के भौतिक गुणों में भिन्नताएं पाई जाती हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। तो एक तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न हों लेकिन रासायनिक गुण समान हों, वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो जो कार्बन है, इस कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। एक तो है क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय, जिनको अंग्रेजी में एमॉर्फस कहा जाता है। तो जो अपर रूप हैं कार्बन के वो दो प्रकार के हैं। एक तो है क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय और दूसरे हैं एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय। तो जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं वो चार हैं। पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन और चौथा है ग्रेफीन। जैसे ये चार क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, उसी प्रकार से चार अपर रूप हैं इसके अक्रिस्टलीय। ओक, काजल, चारकोल एंड कोयला। कार्बन जो आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। प्रकृति में वो दो प्रकार के अपर रूप बना करके रहता है या ऐसे रूप बना करके रहता है जिनके भौतिक गुणधर्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन अपर रूपों को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले तो क्रिस्टलीय है जिनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था रहती है और दूसरे अक्रिस्टलीय हैं जिनमें अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उनमें हमने चार का नाम पढ़ा और अक्रिस्टलीय अपर रूप में भी चार का नाम पढ़ा। हमारा जो टॉपिक है वो है कोयला। कोयले की बात करें तो जो कोयला है आप जानते हैं अच्छी तरह से, पहले पूरी इंडस्ट्री कोयले पर ही डिपेंडेंट थी। सब कुछ जो आपकी रेलवे है, रेलवे पूरी तरह से कोयले पर निर्भर था। थर्मल प्लांट आज भी कोयले पर निर्भर है बहुत सारे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जहाँ कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कोयला हुआ करता था। आज अन्य वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हो गए हैं। ऊर्जा के स्रोतों के बारे में भी एक हम टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो वैकल्पिक स्रोतों की संख्या आज बढ़ गई है, लेकिन कोयला मुख्य ऊर्जा का स्रोत सदा से रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोयला क्या है, कितने प्रकार का है। कोयले का जो वर्गीकरण किया जाता है, जो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, वो गुणवत्ता निर्धारित होती है कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। कोयले में कार्बन का परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का कोयला होगा। जो सबसे हल्की, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है वो है पीट। उससे थोड़ा बेहतर होता है लिग्नाइट, उससे थोड़ा बेहतर होता है बिटुमिनस और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला है वो होता है एंथ्रासाइट। तो विश्व में जो कोयले के प्रकार पाए जाते हैं वो प्रकार हैं चार: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो पीट है ये सबसे हल्की क्वालिटी का कोयला है। इसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कम है इसके अंदर, इसमें नमी ज़्यादा होती है। इसलिए जब पीट कोयले को जलाया जाता है तो जलाने पर ये अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है और अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने के अलावा ये जब जलता है तो ऐसे जलता है जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ी के समान ये जलता है। कौन सा कोयला? पीट कोयला। ये सबसे हल्की क्वालिटी का है, लकड़ी की तरह जलने वाला है। 50 से 60% इसके अंदर कार्बन होता है। इससे थोड़ा क्वालिटी में बेहतर है लिग्नाइट, जिसमें 60 से 70% कार्बन होता है और नमी लगभग 35 से 45% तक इसमें नमी रहती है। कार्बन की मात्रा महत्वपूर्ण है, कितनी रहती है? 60 से 70% कार्बन रहता है।
कौन सा कोयला है? लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट कोयला है, इस लिग्नाइट कोयले का जो रंग है वो हल्का भूरा होता है और कार्बन की प्रतिशत मात्रा, क्योंकि पीट कोयले से इसमें अधिक है, इसलिए गुणवत्ता में जो लिग्नाइट कोयला है वो पीट कोयले की तुलना में थोड़ा बेहतर है। रंग इसका कैसा है? हल्का भूरा। इसके बाद अगला जो कोयला आता है वो है बिटुमिनस। और बिटुमिनस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 70 से 80% होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा इतनी है तो नमी की मात्रा घट करके इसमें 15 से 30% नमी है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह है कि कोयले की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती जा रही है। इस जो बिटुमिनस कोयला है ये काले रंग का है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये थोड़ा मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं। और ये जो कोयला है बिटुमिनस, इसका उपयोग सड़कों के निर्माण में, सड़क निर्माण के अलावा कोक और कोल गैस उनके निर्माण में भी इस कोयले का, बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। और जो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट है। इसमें लगभग 85 से 98% तक कार्बन रहता है। लगभग 85 से 98% कार्बन रहता है और इस कोयले में नमी की मात्रा नगण्य है, ना के बराबर इसमें नमी पाई जाती है। सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला है, नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है और इसके जलने पर अपशिष्ट पदार्थ बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा हुआ? एंथ्रासाइट। हमने पढ़ा कि जो कोयला है वो कोयला, उसकी गुणवत्ता का निर्धारक है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होती जाएगी तो प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इस आधार पर हमने पढ़े कोयले के 4 प्रकार: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? एक तो प्रतिशत मात्रा के, और दूसरा इनमें से कौन सा कोयला बेहतर क्वालिटी का होता है, या इनको गुणवत्ता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। इस प्रकार के कई तरह के क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं जो आपको आने चाहिए। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है पेट्रोलियम, सेकेंड पॉइंट। ये जो पेट्रोलियम है ये काले रंग का तेलीय पदार्थ है और इस तेलीय पदार्थ की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल ड्रेक। कर्नल ड्रेक ने सबसे पहले इस पदार्थ की खोज की थी। ये काले रंग का जो तेलीय पदार्थ है पेट्रोलियम, इसमें 1 कार्बन से 40 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। 1 कार्बन का मतलब हुआ मैथ और 40 कार्बन का मतलब हुआ टेट्रागोन। 1 कार्बन से 40 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन जो है वो सभी मिश्रित अवस्था में इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तत्व भी 5 से 6% मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो मुख्य घटक है वो तो हाइड्रोकार्बन है, थोड़ी बहुत मात्रा में ये आपके और एलिमेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक गैस है हाईली एफिशिएंट फ्यूल होता है, उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन होता है। इसमें लगभग 80% मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में 80% मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। लगभग 15 या 16% इसमें ईथेन C2H6 पाई जाती है। 3% के करीब इसमें प्रोपेन पाई जाती है, C3H8, और लगभग 1% मात्रा में इसमें पाई जाती है ब्यूटेन। तो अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाए प्राकृतिक गैस का, तो प्राकृतिक गैस की कंपोजिशन में आप बताएंगे कि इसमें 80% मात्रा में मीथेन है, CH4, लगभग 15-16% मात्रा में इसमें ईथेन होती है, 3 या 4% मात्रा में इसमें प्रोपेन है और 1% या उससे कम मात्रा में ब्यूटेन होती है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा संगठक कौन है? CH4, मीथेन। उससे कम ईथेन 15-16%, उससे कम प्रोपेन 3-4% और सबसे कम मात्रा में उसमें पाई जाती है ब्यूटेन। इसके अलावा CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जो CNG है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में मीथेन जो CH4 है उसकी मात्रा CNG में सर्वाधिक है।
सीएनजी में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए सीएनजी को जब जलाया जाता है, जब इसका ईंधन के रूप में उपयोग में इसको लिया जाता है, उस स्थिति में इसका पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होने से इसमें किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं दहन के पश्चात, उनकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए जो सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसको अपशिष्ट रहित ईंधन की श्रेणी में रखा गया है, यानी उसको ऐसा ईंधन माना जाता है जो कि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाता। कौन सी गैस? सीएनजी। इसके बाद एलपीजी जो गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ध्यान रखें, सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक जो है वो कौन है? मीथेन। लेकिन जो एलपीजी है उसका प्रमुख घटक कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और ब्यूटेन के अलावा मुख्य घटक एलपीजी का ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन के अलावा इसमें प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों गैसें भी पाई जाती हैं। तो मैंने 3 गैसों का जिक्र किया आपके सामने। सीएनजी, इसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होती है, 80% से भी ज़्यादा होती है। सर्वाधिक मात्रा में मीथेन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन होने की वजह से जब इसको जलाया जाता है तो जलाने पर अपशिष्ट पदार्थ ना के बराबर निकलते हैं। अच्छी क्वालिटी का ईंधन है, अपशिष्ट रहित ईंधन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जो आपकी प्राकृतिक गैस है उसमें मैंने आपको कंपोजिशन अभी बताया था, 80% के करीब मीथेन, 15-16% ईथेन, 3-4% आपके प्रोपेन और 1% ब्यूटेन। लेकिन जो आपके एलपीजी है, इस एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, और ब्यूटेन के अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ये पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो आपका पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम के अलग अलग अंश, अलग अलग प्रभाज निकलते हैं जब इसका पृथक्करण किया जाता है। और इस पेट्रोलियम के पृथक्करण के सेपरेशन के लिए जो विधि काम में ली जाती है, उस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम में से उसके घटकों का पृथक्करण किया जाता है। अब ये प्रभाजी आसवन में जो आपका पेट्रोलियम है उसमें 1 से 40 कार्बन तक के सभी हाइड्रोकार्बन उपस्थित हैं। अब अलग अलग श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनका पृथक्करण, उनका सेपरेशन, उनका आइसोलेशन करने के लिए हम जो विधि काम में लेते हैं उसका नाम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में जो सबसे पहला हिस्सा निकलता है, प्रथम अंश, एक एक करके बात करूंगा उनके बारे में। ये प्रथम अंश होता है असंघनित गैसों का, और इसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो 1 कार्बन से और 4 कार्बन तक के पाए जाते हैं। ये सबसे पहला हिस्सा है, और ये 290 केल्विन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाता है। तो जब पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो प्रभाजी आसवन के दौरान जो पहला हिस्सा मिलता है, प्रथम अंश, उसमें मुख्यतः असंघनित गैसें होती हैं। 1 कार्बन से 4 कार्बन तक के इसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का मान 290 केल्विन से भी कम है। दूसरा हिस्सा, द्वितीय अंश, इस द्वितीय अंश को कहा जाता है कच्चा नेफ्था। नाम ध्यान रखें, प्रथम अंश में क्या क्या कहा जाता है? इसको असंघनित गैसें, और द्वितीय अंश को क्या कहा जाता है? कच्चा नेफ्था। इसमें 5 से 11 कार्बन के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं, C5 to C11। इसके जो अवयवी घटक हैं उनमें मुख्यतः है पेट्रोल, गैसोलीन, ये आपके अवयवी घटक हैं किसके? कच्चा नेफ्था के। इसके अलावा पेट्रो ईथर, बेंजाइन, इस प्रकार के कुछ एक स्नेहक पदार्थ, लुब्रिकेंट जो होते हैं, वो लुब्रिकेंट भी इसमें ऑब्टेन किए जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले बात की शुरुआत के 2 हिस्सों। पहला हिस्सा प्रथम अंश जो असंघनित गैसों का है, इसमें 1 कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन है, और इसको जो प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 290 केल्विन टेम्परेचर से भी, यानी अति निम्न था। 290 कितना हुआ? डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 17 डिग्री सेल्सियस। उससे भी कम टेम्परेचर पर इस हिस्से को प्राप्त कर लिया जाता है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो आता है वो दूसरा हिस्सा है कच्चा नेफ्था।
इसके अंदर आपके पेट्रोल है, गैसोलीन है, ये तो ईंधन वाले पदार्थ हैं, और बेंजाइन है, पेट्रो ईथर है, ये कुछ एक इसके अंदर क्या कहते हैं अपने लुब्रिकेंट या स्नेहक पदार्थ जो है वो भी इसके अंदर प्राप्त होते हैं। इसके बाद सुने टेम्परेचर इसका जो द्वितीय अंश का है वो 290 से 370 केल्विन के मध्य होता है। जो इसको प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का मान कितना है, लगभग 290 से लेकर के 370 केल्विन। इस पर प्राप्त होते हैं पेट्रोल, गैसोलीन और दो लुब्रिकेंट जिनके मैंने आपको नाम बताए, पेट्रो ईथर और बेंजाइन। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा। याद रखें, पेट्रोलियम के शोधन के दौरान हम सामान्यतः ये मानते हैं ईंधनों में कि भाई जो हमारे मुख्यतः उपयोग के हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के, सबसे बढ़िया क्वालिटी की गैस हो गई, उसके बाद पेट्रोल है, फिर डीजल है और फिर कैरोसिन। लेकिन कैरोसिन पहले प्राप्त होता है पेट्रोलियम के शोधन के दौरान, किससे, डीजल से। डीजल ज़्यादा हाइड्रोकार्बन वाला आपके पेट्रोलियम उत्पाद है, जबकि कैरोसिन जो है वो कम हाइड्रोकार्बन वाला उत्पाद है। तीसरा अंश, तृतीय अंश, और ये जो तृतीय अंश है ये मुख्यतः ये कैरोसिन कहलाता है, जिसको आम भाषा में अपन क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। वो तृतीय अंश होता है इसका, जो प्रदीपक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसमें 12 से लेकर के 16 कार्बन तक होते हैं। किसके रूप में उपयोग होता है ये, प्रदीपक ईंधन जलाने के लिए मुख्यतः इसको काम में लिया जाता है। बाकी मशीनरीज को चलाने के लिए ये ईंधन इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अब बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर प्रथम अंश का कितना था, 290 से लेकर के 290 केल्विन से कम। द्वितीय जो आपका द्वितीय अंश होता है उसका था 290 केल्विन से लेकर के 370, और जो तृतीय अंश है कैरोसिन जो है उसके लिए आवश्यक टेम्परेचर का मान जो है वो 370 केल्विन से स्टार्ट होकर के 470 केल्विन तक रहता है। 370 से 470 केल्विन के मध्य कैरोसिन प्राप्त होता है, जो कि पेट्रोलियम के परिष्करण के दौरान तृतीय उत्पाद है, तीसरा उत्पाद। 3 हिस्से हो गए। 290 से केल्विन पर प्रथम उत्पाद, 1 से 4 कार्बन, उसके बाद 5 से 11 आपका 290 से 370, उसके बाद ये आपके 12 से लेकर के 16 जो है हिस्सा किसका, कैरोसिन का। इसके तृतीय अंश के बाद फिर नंबर आता है चतुर्थ अंश का, और जो चतुर्थ अंश है उस चतुर्थ अंश में 30 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं, और जो 30 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर डीजल भी आता है, ग्लिसरीन आती है, वैक्स, पेट्रोलियम जेली, ये जितने भी पदार्थ हैं वो सभी कौन से हिस्से में आते हैं, चौथे हिस्से के अंदर। तो हमने तृतीय अंश तक की बात कर ली है। तृतीय अंश के बाद हम बात करते हैं किसकी, चतुर्थ अंश की। जो पेट्रोलियम के शोधन का चतुर्थ अंश है, इस चतुर्थ अंश को हम कहते हैं भारी तेल, और इसमें C30 तक के 30 तक के हाइड्रोकार्बन आते हैं। जो पांचवा अंश है वो आपका अपशिष्ट तेल है, और इस अपशिष्ट में आता है कोलतार। कोलतार का उपयोग किसमें होता है भाई, आप सभी जानते हैं, सड़क निर्माण में काम में आता है, और इसमें C30 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। पेट्रोलियम के शोधन का अंतिम उत्पाद कोलतार है, पांचवा हिस्सा जिसको कहते हैं। हम बात कर रहे थे चौथे हिस्से की। चौथा हिस्सा जो है उसमें भारी तेल उपस्थित होते हैं, और 16 कार्बन तक के आगे उसमें तृतीय अंश में, वहां से लेकर के 30 तक के जो हाइड्रोकार्बन है वो इस चतुर्थ अंश में प्राप्त होते हैं। इसको भारी तेल कहा जाता है। इसमें डीजल, वैसलीन, ग्लिसरीन, आपके पेट्रोलियम जेली, ये सभी जो उत्पाद हैं वो इसके अंदर प्राप्त होते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है याद रखना बड़ा आसान है, 470 से 570 केल्विन के मध्य होता है, जिस पर ये भारी तेल प्राप्त होता है। चौथा हिस्सा भारी तेलों का है, 17 से लेकर 30 तक के इसमें कार्बन के वो उत्पाद पाए जाते हैं। इसमें जो घटक पदार्थ है वो है डीजल, वैसलीन, ग्लिसरीन, पेट्रोलियम जेली या अन्य जो चिकनाई जैसे पदार्थ हैं जिनको सामान्यतः उपयोग किया जाता है, वो इस हिस्से से प्राप्त होते हैं। भारी तेलों का हिस्सा है, याद रखना है
डीजल केरोसिन के बाद प्राप्त होता है जब हम शुद्धिकरण करते हैं, शोधन करते हैं पेट्रोलियम का। और ये 470 से 570 केल्विन टेम्परेचर के मध्य आपका प्राप्त होता है। चौथा हिस्सा। पांचवा हिस्सा तो अपशिष्ट का है ही बताया मैंने आपको। कोलतार इसका नाम है। काम क्या है? सड़क निर्माण। और ये C30 से C40 तक के कार्बन को कैरी करता है, हाइड्रोकार्बन को कैरी करता है। टेम्परेचर यहाँ जरूरत नहीं है, 570 से ऊपर के टेम्परेचर पर कोलतार प्राप्त होता है। तो 290 से कम, 290 से 370, 370 से 470 और 470 से 570 ये टेम्परेचर कैटेगरीज थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंश। 570 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर, यानी कि लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पर हमें कोलतार प्राप्त होता है जो अपशिष्ट है, और इस अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण। ये कहानी थी पेट्रोलियम के शोधन की। तो पेट्रोलियम के शोधन की विधि का नाम क्या हुआ? प्रभाजी आसवन विधि। उस प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। प्रथम अंश असंघनित गैस है, द्वितीय अंश कच्चा नैफ्था, जो आपका तृतीय अंश था उस तृतीय अंश का नाम है केरोसिन, चौथा ये भारी तेल और पांचवा है कोलतार। इनके टेम्परेचर, इनके यूजेज और इनके कंपोनेंट्स, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग के लिए हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो एक पदार्थ है, नाम ध्यान रखें, ZSM5, और ये जियोलाइट होता है। जियोलाइट एक पदार्थ की कैटेगरी है। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स आपने पढ़े होंगे। तो ये जियोलाइट इन पदार्थों का उपयोग भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, और इनका किस में उपयोग करते हैं? हाइड्रोकार्बनों की क्रैकिंग में, उनको तोड़ने के लिए, हाइड्रोकार्बनों को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो गैस की पाइपलाइन होती हैं, उन गैस की पाइपलाइनों में क्या होता है कि कई बार लीकेज बहुत दूर तक जाती हैं पाइपलाइंस, और उन पाइपलाइंस के अंदर लीकेज की समस्या हो सकती है। तो गैस की पाइपलाइन के अंदर अगर कोई लीकेज की संभावना है, लीकेज हुआ है कहीं, तो उस लीकेज को पता करने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसका नाम है थायो एल्कोहल या मरकैप्टेन। इसका नाम कॉमन नेम है मरकैप्टेन या थायो एल्कोहल। इसका उपयोग क्या किस में आता है? इसका उपयोग होता है जो गैस की पाइपलाइन है, उन गैस की पाइपलाइनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है या कहीं उसमें कोई लीकेज हो गया है, तो उस लीकेज को पता करने के लिए इस मरकैप्टेन का उपयोग किया जाता है। ये बात होती है पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो हमारे काम के पदार्थ हैं मुख्यतः, ऐसा नहीं है कि गैस हमारे काम की नहीं है, लेकिन उसका कंपोजिशन हमने पढ़ लिया कि भाई प्राकृतिक गैस जो है उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और थोड़ी सी ब्यूटेन होती है। जो आपकी CNG है उसमें मुख्यतः मीथेन होती है। जो आपकी LPG है उस LPG के अंदर ब्यूटेन, उनका कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद कोयला पढ़ लिया। अब बात आती है उन दो मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की जो हमारे काम के हैं, जो प्रतिदिन हमारे काम में आते हैं, और उनका नाम है पेट्रोल तथा डीजल। पेट्रोल बहुत सरल है, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन का मिश्रण है। जो पेट्रोल है, आप याद रखें, पेट्रोलियम में दूसरा सेकंड अंश था जिसमें 5 से 11 तक के हाइड्रोकार्बन थे। तो जो आपका पेट्रोल है ये आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन, इन दोनों का मिश्रण है। आइसोऑक्टेन की संरचना ये होती है, ये आइसोऑक्टेन है और ये है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन की सीधी चेन, या मैं शॉर्ट में लिख दूँ इसको CH2 होल 5 एंड 6। जो पेट्रोल है जो आपके वाहनों में मुख्यतः ईंधन के रूप में आप प्रयोग करते हैं, उसमें दो पदार्थ हैं, एक तो आइसोऑक्टेन है और दूसरा क्या है? एन हेप्टेन है। इन दो पदार्थों का मिश्रण होता है पेट्रोल। और पेट्रोल में जो मुख्य संघटक है इन दोनों में से भी, उसका नाम है आइसोऑक्टेन। और इस आइसोऑक्टेन की पेट्रोल में प्रतिशत मात्रा को उस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कहा जाता है।
पेट्रोल के अंदर आइसोऑक्टेन कितनी प्रतिशत मात्रा में है, उस प्रतिशत मात्रा को कहा जाता है उसकी ऑक्टेन संख्या। और ध्यान रखें, ऑक्टेन संख्या ही पेट्रोल की गुणवत्ता का निर्धारक पैमाना है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है। और भारत में जो इसकी मात्रा चलती है वो 89 to 91 चलती है। मतलब हम जो पेट्रोल उपयोग में ले रहे हैं उसके अंदर आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन दोनों पदार्थ उपस्थित हैं, लेकिन आइसो ऑक्टेन की मात्रा लगभग 90% है। बची कुची मात्रा में कौन है? एन हेप्टेन। तो पेट्रोल का ये कंपोजिशन आपके सामने है, दो एलिमेंट हैं, दो आपके उसमें सब्सटेंसेज हैं, एक तो आइसो ऑक्टेन है और दूसरा है एन हेप्टेन। इसकी प्रतिशत मात्रा ऑक्टेन संख्या कहलाती है और ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की जितनी ज़्यादा रहती है वो उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का पेट्रोल माना जाता है। इसके अलावा एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ और होते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स। अर्थ क्या है शब्द का? जब हमारे फ्यूल के अंदर हमने जो पेट्रोल अपने वाहन के अंदर डाला है उस पेट्रोल में किसी भी प्रकार की मिलावट है, कोई अशुद्धि है, तो उस अशुद्धि के कारण पेट्रोल है वो इंजन में खड़खड़ाहट उत्पन्न करेगा, नॉकिंग होगी उसकी वजह से, अपस्फोटन होगा। यदि पेट्रोल में कोई अशुद्धि मिली हुई है तो उस अशुद्धि के कारण वो अशुद्ध पेट्रोल ईंधन जो है हमने यूज़ किया है वो इंजन में खड़खड़ाहट उत्पन्न करेगा। खराब पेट्रोल डाल लिया, इंजन में खड़खड़ाहट होने वाली है इंजन में, तो उसको रोकने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं टेट्रामेथिल लेड और टेट्राएथिल लेड। टेट्रामेथिल लेड का अर्थ क्या हुआ? CH3 टेट्रामेथिल लेड एंड C2H5 Pb टेट्राएथिल लेड, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। अपस्फोटन, अशुद्धता अगर उपस्थित है पेट्रोल में तो वो इंजन में खड़खड़ाहट उत्पन्न करने वाली है। उस खड़खड़ाहट को रोकने के लिए हम उसमें टेट्रामेथिल लेड या टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं। ये जो टेट्रामेथिल लेड या टेट्राएथिल लेड हैं ये पदार्थ अपस्फोटन रोधी पदार्थ होते हैं जो उस खड़खड़ाहट को कम करते हैं, लेकिन ये नुकसानदायक है। ये जिस ईंधन में नहीं होते, ये डाला कब जाता है? ये डाला तब जाएगा जब अशुद्धि होगा। अशुद्धि नहीं है तो इनको डालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अशुद्धि है तो ये मिलाने पड़ेंगे, अन्यथा इंजन में खड़खड़ाहट होगी। शुद्ध जो पेट्रोल होता है उसमें इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाता है सीसा रहित पेट्रोल। आपने पेट्रोल पंपों पर कई जगह लिखा देखा होगा सीसा रहित पेट्रोल। तो इसका अर्थ ये होता है कि उस पेट्रोल के अंदर अपस्फोटन रोधी जो पदार्थ हैं टेट्राएथिल लेड और टेट्रामेथिल लेड, उनको मिलाने की आवश्यकता नहीं थी, उनको नहीं मिलाया गया है, वो पेट्रोल बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल है। तो ये जानकारी थी आपकी किसके बारे में? पेट्रोल के बारे में। इसके बाद अंतिम बिंदु है डीजल। डीजल जो है वो बड़े वाहनों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रक वगैरह उनमें ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसका जो मुख्य अवयव है वो है एन हेक्साडेकेन। मुख्य अवयव डीजल का क्या है? एन हेक्साडेकेन है। और डीजल के अंदर इस एन हेक्साडेकेन की जो प्रतिशत मात्रा है वो प्रतिशत मात्रा कहलाती है डीजल की सीटेन संख्या। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, डीजल की गुणवत्ता उसकी सीटेन संख्या पर ही निर्भर करती है। जिस डीजल में सीटेन संख्या यानी एन हेक्साडेकेन की प्रतिशत मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का डीजल माना जाता है। जो डीजल है वो तृतीय अंश में मिलता है, थर्ड पार्ट में मिलता है, फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिलता है आपका केरोसिन। तो जो आपका फोर्थ पार्ट है उस फोर्थ पार्ट में एन हेक्साडेकेन जो है ये मुख्य संगठक है डीजल का। और इसकी प्रतिशत मात्रा को हम कहते हैं सीटेन संख्या। जितनी ज़्यादा इसकी मात्रा होगी
वो डीजल उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। जो भारत में प्रचलित डीजल की सीटेन मात्रा है वो 45 है, यानी लगभग 45% एन हेक्साडेकेन भारत में जो प्रचलित डीजल है उसके अंदर पाया जाता है। तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है आपको डीजल की। एक चीज़ और पूछा जाता है, ईंधन का ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू। प्रति इकाई आयतन ईंधन के दहन पर कितनी ऊष्मा मुक्त होती है? प्रति इकाई आयतन ईंधन का दहन करने पर कितनी ऊष्मा की मात्रा मुक्त हो रही है, वो कहलाती है उस ईंधन की ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू। और उसको निकाला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इसको नापने का जो उपकरण है उसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर है। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसके अंदर एक तो बाहर थर्मली इंसुलेटर वॉल होती है, एक ऐसी दीवार होती है जिसमें से होकर के ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती। पानी भरा हुआ होता है, बीच में दूसरा कंटेनर होता है और उस बीच वाले कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं वो वॉल्स थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, यानी बाहर की दीवारें तो थर्मली इंसुलेटेड हैं, इनमें से ऊष्मा नहीं जा सकती है। अंदर की दीवारें थर्मली कंडक्टर हैं, बीच में पानी भरा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे प्लग लगा रहता है और प्लग के अलावा यहाँ अपन उसको ईंधन को रख देते हैं, जिस ईंधन का हमें कैलोरीफिक मान निकाला जाता है। ऑक्सीजन गैस इसमें डाली जाती है, ऑक्सीजन गैस दहन कराती है, इसको इग्नाइट किया जाता है, इसको आपके प्लग को इग्नाइट किया जाता है। ये ईंधन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलेगा तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो वो ऊष्मा इस पानी को गर्म करेगी। इसको मीज़र करने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर रहता है, थर्मामीटर से पता चल जाता है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर के मान में कितनी वृद्धि हुई, उससे आप पता लगाते हैं ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू का। ये मैंने आपको शॉर्ट में रफ आइडिया दे दिया है, बाकी इतना ध्यान रखना है कि प्रति इकाई ईंधन के आयतन से, दहन से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मा कहलाती है उस ईंधन का ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू। और इसको नापने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसका नाम क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। सर्वाधिक ऊष्मामान किसका होता है? देखिए, संलयन जो अभिक्रिया होती है वो सर्वाधिक ऊष्मामान वाली होती है, उससे कम होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन सा आता है? नाभिकीय विखंडन। उसके बाद आता है हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन के बाद आती है CH4 जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती है, नेचुरल गैस में। प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के अंदर जो CH4 पाई जाती है उसका नंबर आता है। फिर गैसोलीन या पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल और लास्ट में कौन आता है? कोयला। तो हम जो ईंधन सामान्यतः काम में लेते हैं उनमें सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो ईंधन है वो कोयला है। सर्वाधिक नाभिकीय संलयन, फिर नाभिकीय विखंडन, फिर हाइड्रोजन और CH4 जो प्राकृतिक गैस है, गोबर गैस में भी पाई जाती है, फिर गैसोलीन या पेट्रोल है, फिर केरोसिन है, फिर डीजल है। याद रखने वाली बात, केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू, ईंधन क्षमता डीजल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दैट्स ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोयले और पेट्रोलियम के बारे में जो जानकारी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके देखें और आपको और कोई अगर इसमें डाउट आता है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू।